वो तीन पीपीटी कवर करने वाले हैं। सबसे तीन हमारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक है, सबसे पहले वैल्यू एट रिस्क, जो बेसिकली ये बताता है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। बहुत छोटा सा फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन में नहीं जाएंगे इसमें। इस फ्रेमवर्क को बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही, जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी दौरान आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट मेरा लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, कितना अमाउंट मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, राइट। सेकंड फ्रेमवर्क जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। देखिए, दो तरीके का इन्वेस्टमेंट हो सकता है बिजनेस में। एक में मेरे वर्किंग कैपिटल में, नाम से पता लग रहा है वर्किंग कैपिटल, यानी जो कैपिटल, जो मनी वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है से मेरा मतलब ये है जो पैसा मेरे लिए हर रोज रोटेट हो रहा है, वो वर्किंग कैपिटल है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फिक्स्ड एसेट में। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, मैंने कोई गाड़ी परचेज कर ली बिजनेस के लिए, या कहीं पे कोई लैंड परचेज किया बिजनेस के लिए, कोई बड़ी मशीनरी परचेज करी बिजनेस के लिए। तो वो सारी चीजें जो है वो मेरे फिक्स्ड एसेट में आती है। नाउ फिक्स्ड एसेट आप यूज तो करते हो बट वो डायरेक्ट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता। बट आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो बेसिकली आपका डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज होने वाला पैसा है, जो कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा होता है। जब वो जितना ज्यादा रोटेशन में होगा उतना ही ज्यादा आपका टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस है। एंड देन लास्ट फ्रेमवर्क जो हम कवर करेंगे वो होगा 7 स्टेप्स टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स और गोल। हम एक्चुअली ड्रीम, जो कहते हैं ड्रीम और गोल में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ड्रीम अचीव क्यों नहीं होता है, और जो वो ड्रीम से गोल में कन्वर्ट होता है तो क्यों उसे अचीव करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है, किस तरीके से हम उसका रोड मैप क्रिएट करते हैं, वो हम आज के थर्ड फ्रेमवर्क में कवर करेंगे। सबसे पहले वैल्यूएट रिस्क फ्रेमवर्क क्यों करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हो, इट्स ऑलवेज 50-50 प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी आज के जब बिजनेस वर्ल्ड में आप एंटर करते हो, अनसर्टेनिटी से आपको डील करना ही पड़ता है। आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि मैं अगर ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो ये बिजनेस मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आपके पास ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि मैं हर महीने इससे 30% 40% प्रॉफिट एटलीस्ट बना ही लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो में जो एग्जाम्पल सर ने दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टील का बिजनेस शुरू किया, राइट। और पर किलो जो आपने है वो 1000 रुपीज आपने पर किलो स्टील परचेज किया। और अगर आपने 50 किलो स्टील आपने परचेज किया है तो फिर बेसिकली आपने 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में। 1000 रुपए किलो, मैंने 50 किलो का स्टील खरीदा, 50,000 रुपए मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा फ्यूचर में रिटर्न अच्छा आएगा। बट मार्केट के स्टैंडर्ड ये कहता है जो स्टील का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है। स्टील का जो प्राइस है वो कभी ऊपर जा सकता है तो कभी नीचे भी आ सकता है। तो अगर मैं एक रेंज लेके चलूं कि फॉर एग्जांपल पिछले 5 साल का डेटा ये कहता है स्टील का प्राइस ऑल ऑफ ए सडन अगर डिप जाता है या ऊपर जाता है तो वो समवेयर अराउंड 20% के आसपास ही मैक्सिमम हो सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ 20% के आसपास हो सकता है तो फिर 50,000 में ये हो सकता है कि 50,000 का माल मैं 60,000 में बेच लूं, ऊपर गया 20% तो। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, 50,000 का माल मेरा 40,000, जब पता लग गया कि है तो फिर मेरे को कुछ अलग से फंड रेडी करके चलना चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल कोई अब और बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स डिस्कस अबाउट सम सर्विस बिजनेस। सर्विस का काम है मेरा, फॉर एग्जांपल मैं अगेन कोर्सेज का ही काम है, मैं बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज सेल करता हूं। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा टोटल मैन पावर का जो खर्चा है वो महीने का, मेरा मैन पावर का खर्चा है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए एग्जांपल। और मुझे ये दिख रहा है कि पहले के 3 महीने मेरा जो लॉस है वो हर महीने मुझे एटलीस्ट 1-1 लाख का लॉस होने के चांसेस है। दैट मीन्स 3 महीने में कंटिन्यूअस में 3 लाख रुपए का मुझे नुकसान होगा।
बट मुझे हर महीने वो 10 लाख की सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। अगर मैंने पहले महीने 1 लाख का नुकसान किया, दूसरे महीने 1 लाख और, बट मेरा सैलरी पे आउट जो है, पैसा आ कम रहा है बट मेरा पे आउट जो है वो मेरा 10 लाख स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। हो सकता है आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले 3 महीने लॉस झेलने, चौथे महीने कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा जिसकी वजह से मैं 10 लाख रुपए प्रॉफिट बना लूंगा, 1 लाख रुपए प्रॉफिट। इट कुड बी एनी नंबर। बट मेरा कंसर्न इस असाइनमेंट पे ये है कि पहले के 3 महीने जो मेरा 1-1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, और मैंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था बिजनेस शुरू करते टाइम कि भाई मुझे पहले लॉस होने के चांसेस है, 3 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैं शुरू में ही एक कंटीजेंसी फंड या एक रिजर्व फंड बना लूंगा, 3 लाख या 5 लाख रुपए का, ताकि मेरे वर्किंग कैपिटल, मेरा जो डे टू डे एक्सपेंस, मेरा जो सैलरी में जा रहा है पैसा, उस पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए ही है और उसी से मैंने बिजनेस शुरू किया विद एन एक्सपेक्टेशन कि इस महीने मैं अब आई जनरेट अगेन 10 लाख रुपए, जो मैं अगले महीने सैलरी लूंगा 11 लाख रुपए बना लूंगा, 1 लाख प्रॉफिट करूंगा, बट इस महीने में 9 ही लाख रुपए जनरेट कर पाया, तो फिर नेक्स्ट मंथ जब मुझे सैलरी देना होगा तो मेरे पास 1 लाख का शॉर्टेज। इसलिए मुझे ऑलरेडी कंटीजेंसी फंड में, मेरे रिजर्व फंड में उतना पैसा लेके चलना है कि अगर किसी तरीके का लॉस मुझे फेस करना पड़ा तो वहां पे मैं किस तरीके से सरवाइव करूंगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिस्क। दैट मीन्स कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका कितना परसेंट रिस्क हो सकता है, मेरा कितना परसेंट पैसा मेरा लॉस हो सकता है, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन द पिछले 5 साल का, 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा। उसके थ्रू मुझे ये कैलकुलेट करके अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बिगर पिक्चर, मुझे क्लियर पिक्चर दिखाता है मेरे बिजनेस के फ्यूचर वायबिलिटी का, स्टेबिलिटी का। सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इसमें प्रोजेक्ट या फिर वर्क या बिजनेस जो भी आप शुरू कर रहे हो सकता है कोई नया बिजनेस के लिए कर रहे हो, कोई हो सकता है बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट चालू है उसके लिए कर रहे हो। अच्छा, प्रोजेक्ट और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल बड़ा बिजनेस होल अगर आप देखो तो इट्स अ बिजनेस, बट अगर हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आप देखो, फॉर एग्जांपल आइडिया टू आईपीओ अपने आप में एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर सीजीपी की बात करूं, अपने आप में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। सेम गोस फॉर एलएपी, सेम गोस फॉर एलटीएम। तो इस तरीके के कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके पास है, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं सीजीपी का एग्जांपल ले लेता हूँ। बड़ा बिजनेस जब सीजीपी शुरू कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेगा ये चीज कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है सीजीपी के लिए मुझे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीजीपी की बात करूं तो शायद मुझे अलग से फर्नीचर ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरे प्राइमरी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मेरे ट्रेनिंग में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, अगर कहीं पे रेंट देना है तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, नए एम्प्लॉयज हायर करने हैं, वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर किसी भी वजह से कोई भी तरीके का नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो मुझे मंथ ऑन मंथ लॉस कितना हो सकता है, जिसके बेसिस पे मैं वो कंटीजेंसी फंड रेडी करूं कि फ्यूचर में इस लॉस को मैं इस तरीके से कवर कर सकता हूँ। या फिर पहले 2 महीने अगर मुझे लॉस हुआ भी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप सर्विस बिजनेस में आते हो, पहले 1 से 2 महीना आपको लगता है कंप्लीट प्रोसेस सेटअप में। प्रोसेस सेटअप के दौरान आप कोई भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे होते, एंड आपके पास प्रोसेस सेटअप करने के लिए आपने हाई पेइंग कुछ लोगों को अपने हायर कर रखा है जिनका सैलरी आप पे आउट हर महीने कर ही रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोसेस लॉन्च किया जिसके लिए मुझे हर महीने, फॉर एग्जांपल अगेन 10 लाख रुपए का सैलरी मेरा आउटफ्लो है, बट पहले 2 महीने मुझे बस एक चीज में लग जाएंगे कि मुझे वो प्रोसेस डिफाइन करना है, मुझे वो प्रोसेस डिजाइन करना है, मुझे वो प्रोसेस रिफाइन करना है। तो इसमें जो 2 महीने में 10-10 20 लाख रुपए का मेरा कैश आउटफ्लो गया, और मेरे पास, क्योंकि भाई प्रोसेस तो बस बन रहा था, सेल अभी तक शुरू नहीं हुई, तो रेवेन्यू मेरे पास आया नहीं, ना मेरे को प्रॉफिट है इसमें। ऑफ कोर्स रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट चांस ही नहीं है। तो इसलिए पहले के 2 महीने में 20 लाख के लॉस में चल रहा हूं। बट हाँ, वन थिंग आई एम प्रेटी श्योर, तीसरे महीने जब मैं इस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में हिट करूंगा तो वहां पे आई विल बी जनरेटिंग मैसिव रेवेन्यू, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में दम है। मैं जब मार्केट में जाऊंगा, मैं जब मार्केटिंग करूंगा इस चीज का, मैं जब क्लाइंट से बात करूंगा, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं बहुत मैसिव अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। एंड बीइंग इन सर्विस बिजनेस, मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगर हाई है तो मैं पिछले 2 महीने के लॉसेस को
अगले 1 या 1.5 महीने में इजिली कवर कर सकता हूँ, एंड उसके बाद ब्रेक इवन पे पहुंचने के बाद मेरा प्रॉफिट शुरू होता है। बट देन वो 2 महीना सरवाइव करने के लिए मेरे पास कैश होना चाहिए, विच इज माई वैल्यू एट रिस्क। मेरा पैसा जो रिस्क है, मेरा पैसा अगर किसी वजह से कुछ नेगेटिव हुआ तो कितना पैसा मेरा डूब सकता है, और कितनी मेरी कैपेबिलिटी, कितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूं ताकि मेरा बिजनेस कंप्लीटली क्लोज ना हो। तो ये वैल्यू एट रिस्क का फ्रेमवर्क है। सिंपल सिंगल वर्ड में, सिंगल लाइन में अगर समझने की कोशिश करें, कितना पैसा मैं लगा रहा हूं और उसका कितना परसेंट नुकसान, कितना परसेंट लॉस मैं बेयर कर सकता हूं विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस, विदाउट शटिंग द बिजनेस। दैट इज माय वैल्यू एट रिस्क। अगला फ्रेमवर्क है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बेसिकली, जैसे मैंने बताया था, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होता है, एक मेरा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट होता है। फिक्स्ड एसेट यानी मैंने लैंड परचेज करी, मैंने कोई गाड़ी परचेज करी, मैंने कोई ऑफिस स्पेस परचेज कर लिया, मैंने कोई बड़ा मशीनरी परचेज कर लिया, ये सारे, या फिर ऑफिस के फर्नीचर हो गए, ये सारे मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। अब ऑफिस का फर्नीचर जो है ना, वो मेरे लिए डायरेक्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग नहीं, वो मेरे रेवेन्यू में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं लाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूं जिसके बिना भी मेरा काम चल सकता था, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में आज, फॉर एग्जाम्पल मैं जो गाड़ी यूज कर रहा हूँ, राइट, मैं जो गाड़ी यूज कर रहा हूँ उसका मार्केट प्राइस है 20 लाख रुपए। एंड मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं यार, मुझे ऑफिस के पर्पस के लिए गाड़ी यूज करना है, बट आई वांट सम प्रीमियम थिंग, मुझे मे बी 50 लाख रुपए का कोई गाड़ी परचेज करना है। ना मैंने 50 लाख का जो गाड़ी परचेज किया, वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, तो दैट टू डेप्रिशिएटिंग। डेप्रिशिएटिंग का मतलब क्या है, हर साल उसकी कीमत कम होती जाएगी। अब भाई 50 लाख का अगर मैंने गाड़ी खरीदा है, अगले साल अगर मैं आपको बेचूं, आप 55 लाख में तो खरीदोगे नहीं, आप उसका प्राइस रिड्यूस करोगे। तो जितना रिड्यूस हुआ उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हर साल उसका प्राइस कितना कम हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट के केस में ऑफकोर्स लैंड या फिर बिल्डिंग वगैरह जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से ऑपरेट करता है, वहां पे प्राइस आपका बढ़ भी सकता है। बट बाकी के जो फिक्स्ड एसेट है, वहां पे आपका धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट होते होते एक टाइम पे जीरो पे आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट है, गाड़ी है, गाड़ी मेरे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट वही गाड़ी खरीदने में जो 50 लाख रुपए मैंने लगाया है, उस 50 लाख में से अगर मैंने 40 लाख रुपए लगाए होते मेरे रॉ मटेरियल को सोर्स करने में, या फिर मेरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर मेरे सर्विस के डिजाइन करने में, नया कोई सर्विस लाइन लॉन्च करने में, और बाकी के 10 लाख रुपए मैंने लगाए होते टोटल ओवरऑल मेरे मार्केटिंग एंड मेरे मैन पावर के जो भी एक्सपेंसेस है वो बेयर करने में, तो वो जैसे जैसे नया प्रोडक्ट सेल होता वैसे वैसे मेरा टर्नओवर बढ़ता, और टर्नओवर के साथ हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। अगर एक प्रोडक्ट में मुझे 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, 100 प्रोडक्ट में मुझे 100 रुपए प्रॉफिट होगा। तो दैट मीन्स मेरा टोटल प्रॉफिट अमाउंट, मेरा जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उस पर भी इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो जब भी बिजनेस में आपके पास कैश है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, ट्राई टू लुक फॉर एरियाज जो कि आपके वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो रोटेट होता रहेगा। अगर अगर मेरी छोटा सा किराना स्टोर है, अच्छा, इसमें भी थोड़ा और प्रिसाइज कर लेते हैं एग्जांपल को। किराना स्टोर में क्या, मैं बस बिस्किट सेल करता हूँ। बिस्किट मेरे पास पार्ले के हैं, मेरे पास ब्रिटानिया के हैं, मेरे पास अलग अलग जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं उनके बिस्किट्स वगैरह अभी सेल कर। अब जब मैं बिस्किट वगैरह सेल कर रहा हूं तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, मेरा जो अभी दुकान है उसको रेनोवेट कराना है मुझे। इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वर्किंग कैपिटल में, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करता है, इसलिए मुझे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इजी, क्योंकि आप अब जब ये कैलकुलेट करते हो कि मैंने फिक्स्ड एसेट पे कितना पैसा डाला, एक प्रोबेबल आप एंटिसिपेट करते हो कि भाई ये फिक्स्ड एसेट से मुझे कितना फायदा हो सकता है, और वही पैसा, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। मेरे पास दिन के 2 घंटे मेरे पास फ्री होते हैं,
दिन के 2 घंटे या तो मैं बैठ के मूवी देख सकता हूँ, या तो फिर मैं बैठ के कोई 1-2 घंटे का मैंने एक कोर्स कर लिया जिस कोर्स से मुझे कुछ एडिशनल इनकम हो सकता है, राइट। तो मैं अगर मूवी देखने में लगा रहा हूँ, मूवी देखने में मुझे एंजॉयमेंट मिल रहा है, बट अगर मैं वो कोर्स करता तो फिर मुझे क्योंकि टाइम तो 2 ही घंटे है, और 2 घंटे में किसी एक ही चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर बिजनेस में मेरे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख में किसी एक ही चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट जिस पे मैंने किया उस पे कितना आया, और जिस पे मैं कर सकता था उस पे करने पे कितना आता, वो जो डिफरेंस है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैं जब फिक्स्ड एसेट पे करूंगा तो कितना रेवेन्यू आ सकता है उससे, कितना प्रॉफिट आ सकता है उससे, वो वर्सेस मैं वर्किंग कैपिटल पे करूंगा तो कितना आ सकता है वो। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब आप कैलकुलेट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है जो बोलेंगे कि भाई मेरा जो बिजनेस है मुझे क्लियर है कि मुझे यही एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल चायोस है, चायोस चाय पॉइंट, वो लोग चाय वगैरह एंड कुछ स्नैक्स आइटम होते हैं उस पर वर्क करते हैं। वो बोल रहे हैं, मुझे यही प्रोडक्ट सेल करना है, इतने एरिया में ही सेल करना है। वहां पे क्या होगा, वहां पे वो वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते। वर्किंग कैपिटल पे अगर वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है इन्वेंट्री पाइल बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाए। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बिल्ड होने की वजह से इन्वेंट्री पे पैसा ब्लॉक हो जाए। वहां पे हो सकता है, एक आइडियल सिनेरियो नहीं है, बट देन मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा समझने के लिए दे रहा हूँ। हो सकता है मैं अगर मेरे स्टोर का आउटलुक चेंज कर दूं, या फिर मैं अगर मेरे स्टोर के अंदर का थीम चेंज कर दूं, अंदर कोई ऐसे डिजाइनर कुछ चीजें मैं लगा देता हूँ जिससे लोगों में बuzz फैल जाए, लोग इसके बारे में बातें करें, जिसकी वजह से मेरे पास फुटफॉल बढ़े। ना मैंने इन्वेस्ट मैंने जो किया वो वर्किंग कैपिटल में ना करके फिक्स्ड एसेट पे किया, बट मेरे पास फुटफॉल बढ़ा। फुटफॉल की वजह से मेरे पास धीरे 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 मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और मेरा टोटल टर्नओवर में इंक्रीज आना शुरू इंक्रीज हो रहा है, मुझे वो क्लियरली विजिबल है। तो दोनों ही सिनेरियो हो सकता है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, या फिर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना गलत नहीं। इट्स जस्ट दैट आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि फिक्स्ड एसेट पे करूंगा तो क्या आउटकम है, वर्किंग कैपिटल पे करूंगा तो क्या आउटकम है। जो आपके बिजनेस के लिए, आपके स्पेसिफिक एरिया में आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आप जो सर्विस में डील कर रहे हो, वहां पे जो आपको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा उस बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड आरओआई, ऑफ कोर्स मैं जब इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे रिटर्न चाहिए। अब मैं तो क्या रिटर्न जनरेट हो रहा है, वर्किंग कैपिटल में करूंगा तो उस पैसे से क्या रिटर्न जनरेट होगा, वर्किंग कैपिटल में किया तो कितनी बार रोटेट हो रहा है साल में, वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में जब जाता है पैसा तो पूरा मंथ और मंथ ऐसे रोटेट चलता रहता है, वो पैसा रोटेशन चलता रहता है उसका। अब मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट अपना अलग किया, फिर वो 100 रुपए दोबारा अपने सामान खरीदने में लगाते हो। तो वर्किंग कैपिटल जो रोटेट हो रहा है उसकी वजह से साल का पूरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना आ सकता है वर्सेस मेरा फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट कितना आ सकता है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है। फ्रेमवर्क है, बैलेंस शीट को देखिए और ये समझिए कि फिक्स्ड एसेट में आपने ऑलरेडी कितना पैसा लगाया हुआ है, वर्किंग कैपिटल में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, और उसके बाद आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अमाउंट आप वर्किंग कैपिटल के कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है रॉ मटेरियल, हो सकता है नए प्रोडक्ट लाइन या एम्प्लॉय हायरिंग, हो सकता है मार्केटिंग वगैरह में भी आप एक्सपेंड करना चाहते हो, एनी अदर ऑप्शन यू कैन चूज। बट देन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम करता है। दैट मीन्स मेरे पास अगर 5 ऑप्शन है, वर्किंग कैपिटल में भी 5 चीजें जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये देखना है कि इन 5 में कौन सा वाला मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 1 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 1 लाख टेक में इन्वेस्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने में आएगा, एम्प्लॉय में आएगा, मार्केटिंग में आएगा, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ उस 1 लाख रुपए को जिससे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जब आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेते हो, आपका
जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट प्लेस अ मेजर रोल, जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको कहाँ पे किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये था हमारा सेकंड फ्रेमवर्क, वर्किंग कैपिटल, यानी जो पैसा मेरे लिए वर्क कर रहा है, जो पैसा मेरे लिए रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअस, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो डिसीजन कैसे ले, और उसमें भी स्पेसिफिक किस तरीके के ऑपरेशंस पे, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने है, उसे इवेलुएट कैसे करे, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा सेकंड फ्रेमवर्क का हिस्सा। देन हमारा थर्ड फ्रेमवर्क जो है, 7 स्टेप्स टू अचीव ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम्स। क्यों चाहिए? सबसे पहले एक रियलिस्टिक गोल सेट करने के लिए। गोल जो है कभी भी जैसे, अच्छा, ये फ्रेमवर्क ना एक तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, बिजनेस में भी काम आएगा। आप पर्सनल लाइफ या बिजनेस किसी में भी देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज, मतलब मैं बिजनेस कोचिंग फील्ड में हूँ पिछले 3-4 साल से, और मैं ऑल ऑफ सडन अभी उठ के कहता हूँ कि भाई मेरे को सिविल सर्विस के पेपर देना है, मुझे क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में, नॉट ए रियलिस्टिक गोल ऑफ कोर्स, राइट? उसके उसके करिकुलम अलग है, मेरा जो एरिया ऑफ वर्क है, मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो अलग है, तो वो मेरे लिए रियलिस्टिक गोल नहीं है। पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, इस महीने मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, और मेरा गोल है कि अगले महीने मेरा बिजनेस जैसे चल रहा है मैं उसी तरीके से ऑपरेट करूंगा, कोई चेंजेस नहीं है, ना कोई नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ, ना कोई नया जियोग्राफी, कुछ नहीं। बट अगले महीने मुझे 1 लाख के प्रॉफिट की जगह 50 लाख का प्रॉफिट करना है, रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल सेट किस तरीके से करें, एक रोड मैप कैसे डिफाइन करें, और उस रोड मैप में आने वाले बाधाएं, आने वाले रोड ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं, उसे एंटिसिपेट करना, और उसके बेसिस पे इंप्रूवमेंट साइकिल कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आज के इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, ड्रीम और गोल का। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ड्रीम जो है ना, वो अचीव करना डिफिकल्ट है, जो गोल है वो अचीव करना आसान है। ड्रीम और गोल दोनों स्टेटमेंट सेम हो सकते हैं, बट दोनों के लिए अप्रोच हमारा अलग होता है थोड़ा सा। इवेंचुअली द आउटकम विल रिमेन सेम, बट उसमें अप्रोच जो है, जब मैं ड्रीम लिखता हूं, यार मुझे एक दिन 50 करोड़ रुपए का मालिक बनना है, ड्रीम। मुझे अगले 3 साल के अंदर, विच मीन्स 2028 फरवरी तक 50 करोड़ रुपए अर्न करने हैं, जिसके लिए मैं ये 10 टास्क करने वाला हूं। अब जैसे मैंने पहले बोला, एक दिन मुझे 50 करोड़ रुपए का मालिक बनना है, विच इज अ ड्रीम। मैं सपने में जी रहा हूँ, हाँ यार कभी तो होगा 50 करोड़, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, आज से 20 साल बाद भी हो सकता है। जब उसी सेंटेंस को मैंने गोल में कन्वर्ट किया, आप देखोगे कुछ चीजें ऐड हुई है। ठीक है, मेरे लिए मेरा टाइमलाइन ऐड कर दिया मैंने, मैंने एक रोड मैप ऐड कर दिया है। और वो रोड मैप कौन से 10 चीजें मैं करूंगा, वो एवर चेंजिंग है। दैट मीन्स मैंने अभी बोला ये 10 चीज करूंगा, अगर मैंने 10 चीज करने के बाद मेरे को लगा उससे आउटकम नहीं आ रहा है, तो 5 और नई चीज ऐड करूंगा उसमें। तो वो मेरा रोड मैप किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, उसे मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक कैसे कर रहा हूँ, उसमें मैं चेंजेस, एरो मॉडल पे मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रोड मैप बनता है ना, उसे माइलस्टोन में डिवाइड करके मुझे चेक करते रहना पड़ता है कि हर महीने मैंने कितना प्रोग्रेस किया। मेरे सामने जो भी चुनौतियां आ रही है, मेरे सामने जो भी बाधाएं आ रहे हैं, उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए मैंने क्या क्या, मेरे ऑलरेडी प्लान मेरे पास तैयार है। तो ये डिफरेंस है ड्रीम और गोल में। एक जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, बस एक सपना है, ड्रीम। एक एक सपना है, बट दैट इज बैक्ड बाय सम प्रॉपर सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, जहां पे प्लानिंग है, जहां पे उसकी ट्रैकिंग है, वहां पे उसे अचीव करना आसान है। अच्छा, व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स, लोग गोल को क्यों नहीं अचीव कर पाते? सबसे पहले ओवर कमिटमेंट। मैंने आज गोल सेट किया कि भाई मैं इस महीने के एंड तक आई विल बी जनरेटिंग 10 लाख एक्स्ट्रा रेवेन्यू, राइट? अब 10 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला भाई दिन में मेरे को 18 घंटे ऑफिस में बैठ के, और मैंने आज लिख भी दिया पेपर पे, भाई मैं बैठूंगा 18 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करूंगा। दैट इज ओवर कमिटमेंट।
मैं मेरे गोल को अचीव करने के लिए जितना कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा का मैंने कमिटमेंट कर दिया, हाँ यार इतना कर लूंगा मैं। किसी ने मेरे से पूछा अच्छा इस महीने कितना रेवेन्यू कर लोगे, मेरा बिजनेस है, इस महीने कितना रेवेन्यू कर लोगे, मैंने अरे इस महीने 10 करोड़ कर लूंगा। ओवर कमिटमेंट। भाई पहले देखो तो सही पिछले 3 महीने में क्या किया है। पिछले 3 महीने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ से ऊपर एक भी महीना नहीं गया। ऑल ऑफ अ सडन इस मंथ मैं ओवर कमिट कर रहा हूँ कि 10 करोड़ कर दूंगा। नेक्स्ट, फियर ऑफ फेलियर। क्या होता है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं, हमें हमेशा लगता है कि एक ना हमारा अंदर से एक आवाज आती है कि यार क्या पता ये हो या ना हो, क्या पता मैं ये कर पाऊं या ना कर पाऊं। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहला कदम ही नहीं लेते। भाई फेल या पास होने की बात तो तब है जब आप एग्जाम में बैठो, आप ये सोच रहे हो कि मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, इस चक्कर में एग्जाम देने ही नहीं गए, तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली फेल हो ना, आपने तो कोशिश भी नहीं करी। गोल के केस में भी सेम है। फियर ऑफ फेलियर इज समथिंग जो लोगों को पहला कदम उठाने से भी रोक देता है। आज के दिन में मैं बहुत सारे मेरे साथ काम करने वाले मेरे क्लाइंट्स है कुछ, जिनको मैं देखता हूँ जो कहते हैं कि सर मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अब मैं उनको कहता हूँ कि सर देखो, फेस वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है, स्पेशली जब आपके नाम पे प्रोडक्ट बिक रहा है और आप ही नहीं हो पूरे पेज पे कहीं पे, तो फिर वो प्रोडक्ट आप बेच नहीं पाओगे उतना अच्छे से। आपका फेस वैल्यू क्रिएट करना होगा, आपको एज ए कंसल्टेंट प्रेजेंट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा, हर रोज दो दो एक रील एक पोस्ट वगैरह बना के आपको दो दो पोस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है सर बिल्कुल डालेंगे, कस्टमर की तरफ से ये रिप्लाई आता है। बट इवेंचुअली जब 3 दिन तक कोई पोस्ट नहीं आता है उनका और मैं उनको कॉल करता हूँ कि सर 3 दिन हो गए अभी तक एक रील आपने पोस्ट नहीं करी है, क्या चल रहा है। तो वहां से आता है कि सर मैं मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं कैमरा कैसे फेस करूंगा। सर क्या आपने रिहर्सल किया है, क्या बोलना है आपको। नहीं सर मुझे तो डर लग रहा है, मैं बोलूंगा क्या। सर क्या आपने स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की। सर बोला तो सही डर लग रहा है। सर कैमरे के सामने सर कितनी बार बताओ डर लग रहा है। भाई जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप प्रिपरेशन तक नहीं कर रहे हो, आपने प्रिपेयर आपको कैमरे के सामने बोलना क्या है और प्रिपरेशन भी आपका नहीं है, तो फिर आप सामने जाके बोलने की कोशिश कभी कर ही नहीं पाओगे। कोशिश नहीं करोगे इवेंचुअली यू विल फेल। क्या मतलब सिंपली कोशिश ही नहीं किया तो फेलियर तो क्या है, आप अपने गोल की तरफ कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फेलियर तो तब होता है जब कोशिश करके हारते हो। मैं उनको विवेक सर के बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज की जो यूट्यूब में वीडियोस है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों ने कि सर एक व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लेके, कोई एनिमेशन नहीं कुछ नहीं, सिंपल एक व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लेके वो लोग सर जो है बिजनेस ओनर्स के लिए उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वीडियो है कोचिंग मेंटरिंग मैट्रिक्स, हमारा वीडियो है लीडरशिप इन पाइपलाइन। इन वीडियोस को आप देखोगे उसमें आपको कोई भी एनिमेशन नहीं दिखेगा। रीजन, उस टाइम पे सर भी चीजों से नए नए शुरुआत चल रहा था, शुरुआती फेज था, बहुत ज्यादा कोई एम्प्लॉयज के साथ वर्क नहीं कर रहे थे। बट एटलीस्ट उन्होंने पहला स्टेप लिया, उन्होंने बोला ठीक है भाई देख लेंगे, करके देखते, सक्सेसफुल हुए तो बढ़िया, नहीं हुए तो कुछ दूसरा कर लेंगे। तो उन्होंने वहां पे वो स्टेप लिया जिसके वजह से आज वो इस जगह पे। तो उस फेयर ऑफ फेलियर से कैसे निकलना है, किस तरीके से स्टेप लेना है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है बेसिकली, अभी नहीं थोड़ी देर में करता हूँ, कोई काम करना है अभी नहीं थोड़ी देर में करता हूँ, और वो थोड़ी देर कभी नहीं आता। थोड़ी देर शाम होगी, 6 बज गए, 6 बज गए, ठीक है भाई पौने 7 बजे तक करूंगा, पौने 7 बजे तक करूंगा, पौने 7 बजे लग रहा है अब तो भाई 7 बजने ही वाला है। अब 7 बजने वाला है, ठीक है यार आज नहीं कल सुबह आके करूंगा। कल सुबह आए फिर अरे अब तो नया काम आ गया ये वाला, चलो बाद में। तो वो टास्क हमेशा डिले होते 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 एक टाइम आपके प्रायोरिटी लिस्ट से हट जाता है, और वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से आप गोल को अचीव नहीं कर पाते। नो डेडलाइन, कभी डेडलाइन फिक्स ही नहीं किया, क्या करूंगा 10 लाख रुपए कमाऊंगा कब तक कमाऊंगा पता नहीं। तो जब डेडलाइन ही नहीं है तो मेरे को आज अगर 1,000 रुपये में मैंने कमा लिया, भाई 1 लाख का 10 लाख का 1,000 रुपये तो आ गया, 9,99,000 आता रहेगा। हो सकता है अगले 2 साल तक मैं 10 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर पाया,
दैट मीन्स मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं था, मेरे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा था कि इस तारीख तक तुझे करना है। तो इसलिए टारगेट जो भी होता है, मेरा जो गोल होता है, उसमें ना स्मार्ट गोल कहते हैं हम, जिसमें टी फॉर टाइम बाउंड होता है। तो टाइम पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी है, एक डेडलाइन होना जरूरी है। देन आता है लैक ऑफ सफिशिएंट प्लानिंग। हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, काम कर लूंगा बट कैसे करूंगा वो नहीं पता, गोल अचीव कर लूंगा कैसे करूंगा वो नहीं पता, जिसकी वजह से हम गोल को अचीव नहीं कर पाते। अनक्लियर और अनरियलिस्टिक गोल। अनरियलिस्टिक तो मैंने बता दिया था आपको, एग्जाम्पल, 1 करोड़ पे हूँ 10 करोड़ का करना है ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एनी चेंज, दैट इज अनरियलिस्टिक। अनक्लियर क्या होता है? बिजनेस ओनर को पूछो कि सर एलएफपी में क्यों आए हो, सीजीपी में क्यों आए हो? सर बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस ग्रो करना है। नाउ दैट इज अनक्लियर, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ से आप क्या मीन कर रहे हो वो चीज मुझे नहीं पता है। हो सकता है आप बोल रहे हो मुझे फ्रेंचाइजी खोलना है, हो सकता है आप बोल रहे हो मुझे नया प्रोडक्ट लाना है, नए जियोग्राफिक लोकेशन में जाना है, पुराने कस्टमर से ज्यादा पैसा कमाना है, मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ाना है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के मैं ज्यादा कमाऊंगा। बिजनेस ग्रोथ से आखिर मतलब क्या है वो मेरे लिए क्लियर ही नहीं है। तो वहां पे मैं आपको असिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। या बिजनेस ओनर जो खुद बस ये बोल रहा है कि मुझे बिजनेस ग्रो करना है बट कोई प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है उसके पास कैसे करना है, या किस किस क्या क्या स्टेप होने चाहिए मेरे, तो फिर वहां पे वो गोल अचीव ना होने की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट है। तो ये मेजर मेजर ऑफ कोर्स ये 6 प्रॉब्लम दिख रहा है, बट इसके अलावा भी और भी चीजें होती है। कई बार ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं जो एक्सटर्नल सिनेरियोज की वजह से गोल अचीव नहीं हो पाता है, बट देन उस केस में हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। अगर एक्स वाई जी हुआ तो फिर एबीसी इज द बैकअप प्लान। अगर ये करूंगा, कब तक करूंगा, स्मार्ट गोल कब तक करूंगा बहुत ज्यादा मायने रखता है, डेडलाइन मेंशन करना मेरे लिए। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद मेरे पास आता है पोटेंशियल डिफिकल्टी। ये जब मैं अचीव करने के लिए मैं काम करना शुरू करूंगा तब मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, मेरा पोटेंशियल डिफिकल्टी क्या है, कहाँ कहाँ पे मैं स्टक हो सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर मुझे उस गोल को अचीव करने में रोक सकता है। देन आता है पोटेंशियल पॉसिबिलिटी। उसी के साथ साथ मुझे हर एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट मेरा क्या क्या स्टेप हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज भी मैं साइड बाय साइड मेंशन करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेल बिल्ड करना है, अपने कंपनी का सेल्स इंक्रीज करना है, डिफिकल्टी क्या है, मेरे पास ट्रेन स्टाफ नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है, मैं एक ट्रेनर हायर करूंगा, मेरे सारे सेल्समैन जो है उनको मैं ट्रेन करूंगा, या फिर मैं नए सेल्समैन हायर करूंगा, या मैं नया कोई चैनल बिल्ड करूंगा। तो पॉसिबिलिटी है। आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले एंटिसिपेट कर लो, करके उसके लिए एक कंप्लीट बैकअप प्लान रेडी करके रखो टू टैकल दैट सिनेरियो। फिर मेरा सक्सेस रिचुअल क्या होगा, मैं हर रोज ऐसा क्या करने वाला हूँ जिससे मैं उस गोल की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। बेसिकली रिटमिस की तरह एक मेरा रिचुअल बिल्ड करना है कि कितना टाइम मैं किस चीज में लगाऊंगा जिससे मेरा ये गोल अचीव हो जाए। मेजर ऑफ सक्सेस कौन कौन से पॉइंटर है जिसके बेसिस पे मैं अपने सक्सेस रिचुअल्स को, या फिर मेरे अपने ग्रोथ की तरफ मैं कितना आगे बढ़ा हूं उसे मेजर करूंगा। मैंने बोला था कि ये नंबर्स में क्वांटिफाई हो सके, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। स्टेप रिव्यू किस तरीके से होगा, स्टेप 4 में आएगा, मैं तरीके से करूंगा। और 1 से लेकर 10 तक के स्केल में उसे रेटिंग देना। और इसके बाद आता है मेरा रिव्यू साइकिल, सॉरी रिव्यू साइकिल नहीं, इंप्रूवमेंट साइकिल। इंप्रूवमेंट साइकिल में क्या होता है कि मैंने जो जो स्टेप, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते के लिए मैं ये करता हूँ, 1 हफ्ते में मैंने क्या क्या स्टेप लिए हैं, उसके वजह से क्या मुझे बेनिफिट हुआ है, क्या मुझे नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पे मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ। तो सिंपली ये लास्ट फ्रेमवर्क जो था हमारा आज का, इसमें ये बताया गया है। सबसे पहले गोल आइडेंटिफाई करो, गोल के साथ साथ उस गोल को अचीव करने में क्या क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है उससे पहले से एंटिसिपेट करो, उसके अराउंड बैकअप प्लान रेडी करो। सक्सेस रिचुअल क्या होगा मेरा, मैं डे टू डे क्या ऐसे एक्टिविटीज करूंगा, और मेरे सक्सेस को मैं मेजर कैसे करूंगा, और इसके लिए 1 to 10 में रेटिंग देके किस तरीके से उसे मेजर कर सकता हूँ वो। और इसके बाद मेरा इंप्रूवमेंट साइकिल क्या होगा। ये स्टेप्स, अगर ये 7 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका गोल अचीव करने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। आप एक, बट अगेन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है,
गोल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। गोल को स्मार्ट गोल बनाना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये 5 चीजें होना जरूरी है गोल में। तो किस तरीके से एक स्मार्ट गोल को सेट करें और उसके बाद रोड मैप कैसे डेवलप करें उस गोल को अचीव करने के लिए, ये था हमारा आज का थर्ड फ्रेमवर्क। 3 फ्रेमवर्क कवर हुए। सबसे पहले वैल्यू एट रिस्क, मैं अपना लॉस जो हो सकता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करूं, उसको कैसे कंटीजेंसी फंड क्रिएट करूं। देन वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कौन से केसेस में करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने में दोनों में क्या आउटकम आ सकता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और लास्ट हमारा जो फ्रेमवर्क है वो था 7 स्टेप्स टू अचीव ऑल योर गोल्स और ड्रीम्स। ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है उस स्टेटमेंट को, और उसको अचीव करने के लिए जो रोड मैप है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमारे क्लास फ्रेमवर्क का हिस्सा था। और अरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जो टेस्ट है वो ऐप पे लाइव हो चुका होगा, अब आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं सर अगले सेशन में, हम लोग दोबारा मिलेंगे। हमारे एलपी के कुछ फ्रेमवर्क्स अभी भी पेंडिंग है, उन फ्रेमवर्क्स को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।